ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोगों के पास सिलेबस टेलीग्राम पे पहुंचा हुआ है। एक्स्ट्रा केयर बैच सैटरडे को क्या चलेगा। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ETF। ये ETF होता क्या है। देखिए इस वक्त आप लोग जब भी अपना कोई भी सेगमेंट में ट्राई करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होने का, पार्टिसिपेट करने का, तो सबसे पहले अपनी एक साइकोलॉजी बनाई जाती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ एक जगह पैसा लगाना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डाइवर्सिफाई करना। जैसे हो सकता है कि कई लोग अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग मकान बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग बेटी की शादी करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ लोग कार का इंश्योरेंस लेते हैं। तो आपको सिर्फ ये साइकोलॉजी नहीं बनाना है कि मेरा पैसा आज मैंने लगाया है और वो कुछ प्रॉफिटेबल हो जाए। क्यों? हेल्थ, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाया और 10 लाख रुपए बढ़ करके आज 25 लाख हो गया, तो आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा कि चलो भैया हमारा 10 लाख आज 25 लाख हो गया। लेकिन अगर आपने मेडिकल में अपना इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, और दुर्भाग्यवश अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाती है, तो आपको पता है कि 25 लाख रुपए शून्य होने में देर नहीं लगता। तो इन्वेस्टमेंट की क्लास पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए उठाया और आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वो कुछ ग्रो कर गया। इन्वेस्टमेंट की क्लास पढ़ने का मतलब होता है कि जितने टर्म्स आप देख रहे हैं, जो अब तक मैंने डिस्कस किया है, उन सब जगह आपको पार्टिसिपेट। जैसे अब आपका बुढ़ापा भी आएगा एक समय बाद, अगर आज आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो किसके छांव में बैठेंगे। दिमाग को क्वेश्चन मार्क तो आया। अब आपने खूब कमा लिया, लेकिन आपने अपने आप को बुढ़ापे के लिए तैयार करके नहीं रखा। अब आप लोग को लगेगा कि सर जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम देखा जाएगा। तो बुढ़ापे को लेकर के आपके क्वेश्चन मार्क, प्रश्न दिमाग में आता है बुढ़ापे को लेकर के। तो आप लोगों को इस चीज को लेकर के सीरियस रहना है। हमें हर तरह की फंडिंग को समझना है। तो आप आज की जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ETF, जिसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और दूसरी चीज सबसे पॉपुलर है, दैट इज म्यूचुअल फंड। तो आप लोग क्या करते हैं, SIP के माध्यम से, SIP के माध्यम से, SIP को कहते हैं, SIP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब SIP का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि आपने कहीं पर भी उठाया और अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ, इसी को पढ़ने बैठे हैं। तो आपका SIP म्यूचुअल फंड और ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन दोनों के बीच में आज बातचीत चलेगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होता है या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अच्छा होता है। तो कल की क्लास में आप लोग को याद होगा हम लोगों ने बात किया था एक्सचेंज के रिगार्ड्स। एक्सचेंज में कौन कौन आ गया था, जैसे आपने देखा था NSE, BSE, इस तरह के जितने भी सेंसेक्स, ये सब क्या थे, आपके एक्सचेंज थे। इसमें आपने नाम सुना, कल इंडिसेस के बारे में बात हुई थी, कौन कौन सी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ऐसे करके बहुत सारे इंडिसेस के बारे में भी बात हुई थी। अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम ETF में ट्रेड करें तो क्यों करें ना, पहले हम इसकी भूमिका समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज नोन एज ETF, जिसको हमने बता दिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक तरफ लिख लेते हैं SIP, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसी के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे म्यूचुअल फंड का। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड खरीदें या फिर हम ETF खरीदें ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है हर व्यक्ति का फंड एक महत्वपूर्ण फंड होता है। अब उस महत्वपूर्ण फंड को आप अपनी एक साइकोलॉजी पर लगाते हैं। अब आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे कभी भी फ्यूचर ऑप्शंस में लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां का क्लियर शॉट है कि वहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो दोनों पैरेलल चलता है। अब अगर आपका फंड बहुत सीरियस है तो आप कभी भी उसको इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में पसंद नहीं करेंगे जहां वो थोड़ा सा भी आपको लॉस दे ना। आप हमेशा क्या सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट कम मिले लेकिन हमारा कैपिटल सेफ रहे, तब उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो अब आप स्टॉक्स में भी जाकर के अपने आप को SIP कर सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हैं। बट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ETF, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है।
चलिए एक तरफ हम लोग ले लेते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स में आप बहुत सारी कंपनियों का नाम ले लीजिए, जैसे एक कंपनी को उठा लेते हैं टाटा पावर, तो ये क्या हो गया आपका स्टॉक। लेकिन ये स्टॉक्स कहां पे लिस्टेड है? एनएससी पे। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स कहां पे लिस्टेड है, एनएससी और बीएससी दोनों पे। एक उदाहरण के तौर पे तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक कंपनी है। अब दूसरी चीज, एक तरफ आपका आ जाएगा एक्सचेंज, जिसको हम लोगों ने कह दिया निफ्टी 50 इंडेक्स में आ गए, इतने में कोई डाउट? एक तरफ आपके पास कौन है? कंपनी, और एक तरफ कौन है आपके पास? इंडेक्स। क्लियर? अब इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है, चाहे इधर आप म्यूचुअल फंड भी कह लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको तीनों चीज पढ़ा दिया, स्टॉक्स भी बोल दिया, म्यूचुअल फंड भी बोल दिया और ईटीएफ भी बोल दिया, एक्सचेंज भी बोल दिया। अब इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है कि हम स्टॉक्स में चलें या म्यूचुअल फंड में चलें और या फिर हम ईटीएफ में चले जाएं। ठीक, अब इन दोनों की लड़ाई को थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक तरफ म्यूचुअल फंड और एक तरफ एक्सचेंज, इन दोनों में हम किसके साथ चलें? तो ये बात तो समझ में आ गई कि ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहां पर रोल कौन प्ले करता है? आपका इंडेक्स। यहां पर म्यूचुअल फंड में कौन रोल प्ले करता है? एएमसी कंपनी, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे कोई भी लिस्टेड कंपनी हो जो कि किसी का एसेट मैनेजमेंट कर रही हो, दोनों यहां पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों के बीच में यहां लड़ाई शुरू हो गई। अब एक कॉलम खींच दे रहे हैं, अब कुछ फैक्टर्स पर बात करेंगे और आप लोग डिबेट करिएगा, डिस्कशन करिएगा, जिससे और मैच्योरिटी आ सके और अच्छी क्लास हो सके। क्लियर? चलिए अब आपके दिमाग में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या अगर हम किसी एक कंपनी पर पैसा लगा देते हैं तो कितने परसेंट चांसेस है कि कंपनी ग्रो कर जाएगी, या कितने परसेंट चांसेस हैं कि कंपनी के साथ कोई नुकसान हो सकता है? जैसे आपने किसी एक कंपनी पर फंड लगा दिया तो कितने परसेंट चांसेस लगते हैं कि वो कंपनी ग्रो कर जाएगी, या कितने परसेंट चांसेस लगते हैं कि वो कंपनी दिवालिया भी हो सकती है ना? तो इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए एक्स कंपनी में लगाया तो हो सकता है वो ग्रो भी कर जाए, और या तो हो सकता है लॉस भी हो जाए। और अगर मैं आप लोगों से 2-4 पॉइंट्स पर डिस्कस करते हुए कहूं कि आप अपने फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपके लॉस की संभावनाएं ना के बराबर हो, या ये कह सकते हैं कि हमारा कैपिटल अल्टीमेटली जीरो ना हो। पहली प्रायोरिटी आप क्या सीखें? पहली साइकोलॉजी सीखें कि देखो भैया, हम कमा पाए चाहे ना कमा पाए वो एक दूसरा मैटर है, पहले हम अपना गंवाए ना, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वही रहे। तो ट्रेड की 2 साइकोलॉजी है, एक ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होना और दूसरा ट्रेड जिस दिन ना हो उस दिन ना करना। भाई जिस दिन ट्रेड नहीं बन रहा है उस दिन अगर मार्केट में कूदोगे तो 2-4-10 हजार रुपए अपनी जिंदगी का दोगे, और अगर उस दिन तुम साइकोलॉजिकल मजबूत रह गए और बाहर रहे मार्केट से तो क्या वो आपका 2-4-5 हजार रुपए आज बचेगा? नहीं। तो ये 2 साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी है, एक ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होना और एक जिस दिन ट्रेड ना हो उस दिन मार्केट से दूर रहना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं, जब आप आदी हो जाते हैं, मैं हर क्लास में बोलता हूं कि अगर 9:15 पर दिल की धड़कन अचानक से खुल जाए तो समझ जाओ अभी तुम ट्रेड के लिए, स्टॉक के लिए बने ही नहीं हो, फिर आप जुए के लिए बने हैं, आप उसको एडिक्शन है आपको। 9:10 9:15 पर अगर आप लोगों को तुरंत मोबाइल ढूंढना है तो अभी आप तैयार हुए ही नहीं इसके लिए, अभी आप शॉर्टकट अपना रहे हैं। और बहुत क्लियर शॉर्ट में बोल रहा हूं, अन्य लोगों की तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए साफ शब्दों में बात कर रहा हूं कि जो लोग शॉर्टकट पर इस दुनिया में कदम रखे हैं, शॉर्ट टर्म में वह पैसा तो बना सकते हैं, हो सकता है वो 10-20 लाख रुपए भी देख लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अंततः, जिसको कहते हैं अंतोगत्वा, उनका हाल बहुत बुरा होता है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को सिस्टमैटिक रखिएगा और साइकोलॉजिकल मजबूत रखिएगा और डिसिप्लिन बनाकर रखिएगा। इस दुनिया के सिर्फ 3 ही चीज है, नॉलेज गैदर कर लो, दूसरा साइकोलॉजिकल बहुत मजबूत रहो, और तीसरा डिसिप्लिन रहो। दैट्स द वर्ड। इसके अलावा और आपको कोई तीसरी चीज पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी आप लोगों से बोला कि एक जगह आपको किसी कंपनी में फंड लगाना है तो जाहिर सी बात है ये कंपनी क्या हो सकती है, कभी ना कभी बंद भी हो सकती है। जैसे उदाहरण पे ले लें तो घड़ियां बनाया करती थी HMT,
आज मार्केट से बाहर है। कैमरे की दुनिया में काम किया करती थी कोडैक, रील्स बनाती थी, आज मार्केट से बाहर है। तो ऐसे देयर आर नंबर ऑफ कंपनी जिन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, मार्केट में एक बहुत बड़ी अपनी पोजीशन भी बनाई, लेकिन एक समय बाद, जैसे आप मोटोरोला की कंपनी देखिए, एक समय बहुत बड़ा काम कर रही थी। नोकिया को देखिए, पूरे भारत में, पूरे विश्व में नोकिया का एक तरफा राज था, लेकिन आज आप बताइए कितने लोगों के हाथ में आप नोकिया का फोन देखते हैं। इट मींस एक समय अगर हम नोकिया पर पैसा लगाते तो नो डाउट ये अमीर भी बनाती, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो नोकिया यहां पहुंच गई। तो इसका मतलब है कि कुछ कंपनियां आपको प्रॉफिटेबल बना सकती हैं और कुछ कंपनियां आपको लास्ट में ला करके लॉस भी दे सकती हैं। लेकिन अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आगे भविष्य में बाजार बंद हो जाएगा? बाजार नहीं बंद होगा। चलो इसको थोड़ा और सामान्य करके बताते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि वो नहीं बंद होगा? आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं भाई, वो भी तो एक व्यापार मानिए, वो भी एक कंपनी मानिए। क्या लगता है, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक अच्छा है, लेकिन क्या वह स्कूल बंद हो सकता है या नहीं बंद हो सकता? बंद हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन मिनिस्ट्री, लोग कहें आज से आप लोगों को शिक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। स्कूल बंद हो सकते हैं, एक स्कूल आपका बंद हो सकता है, एक स्टॉक आपका गिर सकता है, एक म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो आपको रेड फ्लैग दे सकती है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर, जो आप शिक्षा व्यवस्था देख रहे हो, वो बंद। भाई आज मान लो इस चीज की व्यवस्था है, कल बढ़ करके किसी और चीज की व्यवस्था आ जाएगी, लेकिन शिक्षा लगातार बढ़ती जाएगी, शिक्षा व्यवस्था लगातार बनी रहेगी। अब आप बताइए, एक तरफ कैपिटल आपको स्कूल में लगाने को मिला और एक तरफ कैपिटल आपको शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन मिनिस्टर, बोर्ड ऑफिस कह लो इसको, इसमें पैसा लगाने का मौका मिला। ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां पर आ रहा है? बोर्ड ऑफिस में। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लॉजिकली बात समझ पा रहे हो कि कुछ रहे चाहे ना रहे, बाजार तो रहेगा। क्योंकि निफ्टी 50 की अगर बात किया जाए तो दिस इज द, कल हम लोग पढ़े थे ये वाली क्लास में, निफ्टी 50 इज द बास्केट ऑफ 50 टॉप कंपनीज। तो इसका मतलब है कि यहाँ 50 कंपनियां आएंगी, नो डाउट 10 20 50 साल अच्छा काम करेंगी और उसके बाद यह कुछ बाहर जाएंगी तो कुछ फिर एंट्री आएगी। इसका मतलब ये जो बाजार है ये लगातार निफ्टी 50 बना रहेगा। कभी इसमें टाटा एंट्री करेगी तो कभी इसमें जोमेटो एंट्री करेगी तो कभी इसमें ओयो एंट्री करेगी। इसी तरह आप जैसे युवा कुछ बनाते रहेंगे और निफ्टी 50 के इंडेक्स में आते रहेंगे और कुछ पुरानी कंपनियां जो अच्छा नहीं कर पा रही हैं वो उस बास्केट से बाहर जाती रहेंगी, लेकिन आपका बाजार उसी तरह बना रहेगा। तो अब यहां पे आपको एक साइकोलॉजिकल मजबूती आई कि हाँ, मेरा फंड ये एकदम सेफ रख रहा है, राइट? मेरा फंड ये जो है सेफ रख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां एक बात का तो हमारे पास एडवांटेज मिल गया कि यह बाजार बंद नहीं होगा, लेकिन यहां पर इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कोलैप्स कर जाए, हो सकता है कि कोई भी कंपनी जो आपको अच्छा रिटर्न दे रही है वो अभी एक दिन कोलैप्स कर जाए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, अगर उसके बारे में उदाहरण देने लगेंगे तो एक लंबी क्लास हो जाएगी। सुजलॉन को देखो, रिलायंस को देखो, पावर कम्युनिकेशन को देखो, कहां पर थी और कहां पर चली आई। तो इसका मतलब है कि यहां पर बस हमारे पास एक चीज का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या ये कंपनियां कोलैप्स कर सकती हैं, क्या ये कंपनियां कभी शट डाउन हो सकती हैं, ये कंपनियां रेड फ्लैग दे सकती हैं, ये कंपनियां काम अच्छा न करने की वजह से लिस्ट से बाहर जा सकती हैं। लेकिन ये जो बाजार है ये आज भी ऐसा रहेगा और भूकंप भी आ जाएगा, किसी दिन यहां पर युद्ध भी छिड़ जाएगा तो भी ये बंद नहीं होगा। क्या इसमें गिरावट नहीं आएगी? आएगी। बस चुनौती और एडवांटेज दोनों में क्या है, यहां यह कोलैप्स कर सकती है और ये अगर वर्ल्ड वॉर भी हो गया, भूकंप भी आ गया, दुनिया की स्थिति भी बदल गई, तो भी ये रहेगा, यह शून्य नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप इसमें अगर लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए 20-30 साल 40 साल तक बढ़ाते गए और ये अपनी वर्स्ट सिचुएशन पे भी आ गया तो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होगा कि एक दिन अच्छे दिन आएंगे।
ये तो कंफर्म है ना। लेकिन इस कंपनी को लेके आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे दिन आ सकते हैं। हो सकता है वो कंपनी अपने आप को कह दे कि भाई साहब अब मेरे से नहीं हो पाएगा। इज इट फाइन? तो आपके पास दो ऑप्शंस निकल कर आ गया कि क्या हमें यहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस पक्ष में आप लोग मुझे वोट करिए, आप लोग मुझे बताइए कि इस पक्ष में जीतता हुआ कौन नजर आया आपको, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। क्लियर हो गया? साइकोलॉजिकल रूप से वेटेज जो पाया वो ये पाया कि देखो भाई तुम कल बंद हो सकते हो या कल तुम मुझे रेड फ्लैग दे सकते हो, लेकिन ये अंततः एक कॉन्फिडेंस मुझे दे रहा है कि मैं बंद नहीं होऊंगा। इज इट फाइन? कोई डाउट? अब इसी तरीके से वी विल डिस्कस द क्लास ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये होता क्या है, दूसरा म्यूचुअल फंड ये होता क्या है, फिर एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है। किसी चीज के लिए काम करते रहना एक्टिव इनकम हो गई, और आपने एक बार कोई पेड़ लगा दिया और लगातार उससे फल खाते रह गए, वो पैसिव इनकम हो गया। जहां पे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो एक्टिव हो गया, जहां पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो पैसिव हो गया। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास कंपैरिजन बिटवीन ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच में हम लोग तुलना करेंगे, फिर कैलकुलेशन देखेंगे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से देखेंगे कि विच वन इज बेटर। यहां तो हम लोग लॉजिकल और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर हम कैलकुलेशन के मेथड से भी पढ़ेंगे कि विच वन इज बेटर टू ना इन्वेस्ट, कहां पर हमें ज्यादा अच्छा है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी वेबसाइट पर जाकर किस तरह के कंपैरिजंस करा जाता है और कौन सी वेबसाइट हमें हेल्प करेगी। तो इस पूरी क्लास को हम लोग यहां से एक यात्रा सीरीज के माध्यम से लेकर के चल रहे हैं और आप लोग इसमें एक तरह से स्टार्ट करिए। फर्स्ट वन इज दैट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहां पर आपका जो एक्सचेंज होता है वो आपके पैसे को ट्रेड करता है। जब आप निफ्टी 50 की बात करते हैं तो दैट इज द बास्केट ऑफ 50 कंपनी, वी अर्ली डिस्कस्ड इट। उसके बाद 50 कंपनियों का समावेश है। अगर आप एक कंपनी में पैसा लगाते हो तो वह उसकी मालिकियत एक कंपनी के पास होती है और वह फंड को कौन यूज कर रहा होता है, वही कंपनी यूज कर रही होती है। लेकिन जब आप निफ्टी 50 को अपना पैसा दे देते हो तो अब बोर्ड ऑफिस उस चीज को, अभी एग्जांपल दिए थे ना, तो निफ्टी 50 अब इंडेक्स आपके फंड को यूज कर रही है, उसके पास 50 टॉप कंपनीज की लिस्ट है, वो अपने हिसाब से उस फंड को मैनेज करेगी, जो टॉप कंपनीज होगी उसमें ट्रेड करेगी। तो इसका मतलब आपने अपना पैसा किसको दे दिया, ईटीएफ को दे दिया, इंडेक्स को दे दिया, और उसके पास 50 कंपनीज का बास्केट है, उसमें बैंक निफ्टी को अगर दे दिए तो उसके पास बैंक का बास्केट है, वो आपके फंड को किसी भी बैंक में ट्रेड करेगी और उसी हिसाब से आपको उठा करके रिटर्न्स देगी। क्लियर हो गया? और यहां मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का गेम चलता है। आप जितनी रिस्क लेने की क्षमता पैदा करेंगे स्टॉक मार्केट में उतना ही रिवॉर्ड है, मतलब आपके रिस्क जितना उतना ही रिवॉर्ड है। अब आप लोग साइकोलॉजिकल रूप से मुझे आंसर करिएगा कि क्या यदि अगर हमें ETF एक छोटा रिटर्न दे रहा है तो वहां पर रिस्क कैसा होगा ना, बिल्कुल मिनिमाइज्ड है। इसने आपको एक समझौता किया ना कि भाई देखो हम तुम्हारे साथ एक समझौता कर रहे हैं कि हमारे पास रिस्क तुम्हारा बहुत कम है, तो अब मुझे बताइएगा कि इसमें रिवॉर्ड कितना है। इसमें रिवॉर्ड भी आप ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आपको इस गेम को समझना पड़ेगा कि यह रिस्क और रिवॉर्ड का गेम है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। तो अब कई लोग आपसे साइकोलॉजिकल रूप से पूछ सकते हैं कि जब यहां पर रिवॉर्ड ज्यादा नहीं है तो फिर व्हाई शुड आई गो विद इट। भाई मैंने आपको डे फर्स्ट की क्लास में पढ़ाया कि ये गेम रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ साथ आपको आपकी साइकोलॉजी की भी है कि आप अपना फंड कैसे यूज करना चाहते हो। अगर बेटी की शादी है तो 25 साल बाद होगी ना, तो उसको आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाइए। घर बनाने के लिए सोचे हो तो उसके लिए फंड अलग है, बुढ़ापे के लिए सोचे हो तो उसका फंड अलग है। अब आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया किसी के कहने पे, मान लीजिए राजीव जी कहें साहब आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, 30,000 का बिल है, उन्होंने 30,000 का हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। पूरा परिवार सोच रहा है हे भगवान हमने हेल्थ इंश्योरेंस तो करा लिया, बीमार नहीं पड़े, अब हमारा पैसा डूब गया। अब उसी चक्कर में परेशान हो रखा है कि उसको किसी तरह 30,000 रिकवर करना है। तो ये मूर्खता हुई ना। वो 30,000 आप किस लिए लगा कर रखे हुए कि आप बीमार ना पड़े, और अगर किसी वजह से दुर्भाग्यवश पड़ भी गए तो आपके पास एक सिक्योरिटी रहती है, तब आपको उसकी कीमत समझ में आती है। और लेकिन जब तक बीमार नहीं पड़ते तब तक ऐसा लगता है हमने अमरत्व का एक वरदान लेकर के आए हुए हैं, हम तो बीमार नहीं है पड़ सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल बीमार आदमी है। क्लियर हो गया? आगे चले। तो
ETF is a type of investment fund that trades on a stock exchange. ये कहां पर ट्रेड करता है? स्टॉक एक्सचेंज में करता है, स्टॉक्स में करता है. It holds a collection of assets. Assets कल की क्लास में मैंने बताया था, गुड एसेट, बैड एसेट. तो इसमें अंडरलाइंग एसेट्स में आपके पास बॉन्ड आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, इक्विटी आ जाती है, कमोडिटीज आ जाती हैं, एफडीज आ जाती हैं. जितने भी ये सारी चीजें उसको एसेट्स कहते हैं. टर्म्स में अंडरलाइंग एसेट्स भी अगर आपको कहीं शब्द मिले तो भी आप समझ जाएगा कि बॉन्ड, सिक्योरिटीज, एफडीज, स्टॉक्स, ऐसे ही कोई बात हो रही है. तो ये सारी चीजों को कहां पर ट्रेड करता है? इन सब चीजों में. सरल कर दिए हैं, पहले भी बता दिए हैं कि निफ्टी 50 इज द बास्केट ऑफ 50 कंपनीज. आपने जब उसको पैसा दिया तो उसने 50 कंपनियों में अपने हिसाब से उसको सर्कुलेट किया, ट्रेड किया, ट्रेड का प्रॉफिट आया, उसने आपको शाम में डिस्प्ले कर दिया कि आपके पैसा जो आपने मुझे दिया था अब वह बढ़कर इतना हो गया है या अब वह घटकर इतना हो गया है. यहां तक किसी को डाउट? लेकिन अगर आप किसी कंपनी में पैसा देते हैं तो क्या होता है? वह कंपनी उसको ट्रेड करती है. किसी म्यूचुअल फंड में देते हैं तो क्या होता है? वह म्यूचुअल फंड अपने मैनेजर को रखकर आपके फंड को मैनेज कराती है. कोई डाउट? आगे चलते हैं. अब यहां पे आपको देखना है कि की फीचर्स ऑफ स्टॉक्स और ETF के कुछ की फीचर्स देखना है. क्या क्या है? पहला, ट्रेड लाइक स्टॉक्स. ये कैसे ट्रेड करता है? एक स्टॉक्स की तरह ट्रेड करता है. जाहिर सी बात है, आप टाटा पावर में जब पैसा लगाते हो तो टाटा पावर अपने वॉल्यूम, अपने बाय और सेल के हिसाब से वो आपको रिटर्न देता है. तो यह भी आपको एक स्टॉक की तरह ही ट्रेड करते हुए दिखाई देता है. जैसे आपने निफ्टी 50 का स्टॉक्स खरीद लिया तो निफ्टी 50 में आप जब गए तो निफ्टी 50 भी अन्य स्टॉक्स की तरह ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है. उसका प्रॉफिट लॉस भी आप अन्य स्टॉक्स की तरह भी देख सकते हैं. क्लियर हो गया? कोई डाउट? फिर है डाइवर्सिफिकेशन. आपको पता है कि ये डाइवर्सिफाई करता है आपके बैलेंस को, आपके फंड को. जैसे टाटा पावर को अगर आपने पैसा दिया या पावर सेक्टर को आपने पैसा दिया, फार्मा सेक्टर की कंपनी में आपने पैसा दिया, तो वो आपके फंड को किस सेक्टर में यूज करेगी? जिस सेक्टर में आपने दिया है. लेकिन अगर आपने इंडेक्स को पैसा दे दिया तो उसके पास से ये वाली व्यवस्था तो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके पास बैंक भी है, फार्मा भी है, उसके पास तो टॉप 50 कंपनी है ना. और वो टॉप 50 में कोई भी आ सकता है, आईटी वाला भी आ सकता है, फार्मा वाला भी आ सकता है, एग्रीकल्चर वाला भी आ सकता है. ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं. तो ये आपके पैसे को क्या करता है? डाइवर्सिफाई कर देता है. क्लियर हो गया? फिर तीसरे नंबर पे देखिए, लो कॉस्ट. यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो आपको लो कॉस्ट पे मिलती है. इसने क्या कहा? जनरली एक्सपेंस रेशियो, अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंस रेशियो. फंड मैनेजर जो आपका फंड मैनेज करता है उसका क्या रेशियो होता है, वो कितना आपसे चार्ज करता है. तो यहां पे कॉस्ट कैसी आती है? लो कॉस्ट. क्यों? क्योंकि अभी आगे चलकर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड में. म्यूचुअल फंड एक मैनेजर बैठाते हैं, एक बड़ी टीम बैठाते हैं रिसर्च और एनालिटिस्ट की, तो आपके ऊपर कॉस्ट ज्यादा पे करते हैं और ये आपके ऊपर एकदम लो कॉस्ट पे करता है. क्लियर हो गया? इसलिए ETF थोड़ा आगे चला जाता है. दूसरा, ट्रांसपेरेंसी. अदर स्टॉक्स अपना बैलेंस शीट तो अपने घर में बना रहे हैं ना. घर में बना रहे का मतलब उनकी ऑफिस में सारी चीजों का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना. लेकिन अगर आप यहां की बात करेंगे तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर होती है. ETF में ट्रांसपेरेंसी कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड के और अदर सेक्टर्स के ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है. क्लियर हो गया? तो इस वजह से ये फिर एक मूव कर गया. नेक्स्ट नंबर पे लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक्स में पैसा लगाया, ठीक, अब आप उसे सेल करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आप लोग लगातार क्लास में पढ़ते आ रहे हो, स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ बाइंग एंड सेल, बाइंग एंड सेल. मान लो ये वाली बिल्डिंग प्रतीक जी आप बेचना चाहते हैं 40 लाख रुपए में. ये तो आपकी इच्छा है बेचना 40 लाख रुपए में. खरीदना को वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, नहीं तो तुम बेचते रहो. तो इसका मतलब जब आप किसी इक्विटी में, जब आप किसी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में पैसा बना लिए, अब आप उसे सेल ऑर्डर पे लगाते हो, तो आपने तो लगा दिया सेल ऑर्डर कि भैया ये वाली बिल्डिंग 30 लाख में सेल. लेकिन वहां पर कौन होना चाहिए? बायर होना चाहिए, वहां पे खरीदार होना चाहिए. अगर उस समय पे वहां खरीदार नहीं है तो वह आपका जो सेल ऑर्डर है वो होल्ड हो जाता है ना. लेकिन यहां पर इनके पास वॉल्यूम बहुत है,
ट्रैफिक बहुत है, इसलिए इनके यहां लिक्विडेट होने में समय नहीं लगता। इतना क्लियर हुआ ना? अरे भाई एक स्कूल और बोर्ड ऑफिस बहुत अंतर है ना। उसके पास 200 स्कूलों का नेटवर्क है, तुम नहीं करोगे, दूसरा नहीं तीसरा। लेकिन स्कूल के पास तो अपनी एक लायबिलिटीज है, अपनी एक लिमिटेशंस है। तो आपको मैं स्कूल और बोर्ड ऑफिस से जो तुलना करके पढ़ा रहा हूं, बस उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि आप उसे अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा रिलेट करके अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हाँ भाई स्कूल की तो अपनी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन बोर्ड ऑफिस तो उसको गवर्न कर रहा है ना। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा अच्छा निकल कर आता है? लिक्विडिटी। इसका मतलब यहां पर लिक्विडिटी बहुत आसान होती है कंपैरिजन देन दूसरे वाले के यहां। कोई डाउट? यहां तक कि क्लास में किसी को कोई समस्या? आगे चलें। देखो भैया अंतर्यामी कोर्स करके नहीं आए प्रतीक जी कि किसी के मन में अगर कोई चिंता चल रही हो तो वो एकदम गूंगा बहरा बैठा और बोला आप पता कर लो। तो भैया जो ना समझ में आए उसे अपना कर्तव्य मान करके बैठो। शमशान घाट में बैठे नहीं हो कि बस अभी मृत्यु आने वाली है सामने ना, तो अगर शमशान घाट में नहीं बैठे तो हंसते खेलते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, जब बोलेंगे तो लगेगा अभी भी जीवित बैठे हैं। क्यों भैया ना? और नहीं तो ऐसे ही बैठे हैं और राम कथा खत्म हो जाएगी, लीलावती कथावती अंतिम में प्रसाद, फिर बाद में जाकर के एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं मजा नहीं आया। तो यही पूछ लो ना। तो आपस में सुख दुख यहां बांट लो। क्लास की कुछ गरिमा होती है, मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो उसे पूछिए। अब नेक्स्ट क्लास बढ़ते हैं एक कदम आगे। टाइप्स ऑफ ईटीएफ, ये कितने प्रकार के ईटीएफ होते हैं? तो ईटीएफ में आपके पास हो गया इंडेक्स ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ, कमोडिटीज ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, थेमेटिक ईटीएफ। क्लियर हो गया? अब इस 5 तरह के ईटीएफ्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स ईटीएफ। तो इंडेक्स का मतलब आपने पढ़ा है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इस तरह से आपने अब तक के इंडेक्स को समझ लिया। सेकंड वन इज योर सेक्टर ईटीएफ। सेक्टर ईटीएफ का मतलब, अब जाहिर सी बात है एक निफ्टी 50 है तो देयर आर 50 कंपनीज बास्केट, तो उस 50 कंपनियों के बास्केट में क्या सब अलग अलग लोग के सेक्टर के कंपनियां नहीं है क्या? सब अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। जो अच्छी परफॉर्मर है बस उसी कंपनी को पिक कर लेती है निफ्टी 50। लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मैं सेक्टर ईटीएफ पे जाऊंगा, सेक्टर ईटीएफ का मतलब जैसे इस वक्त आपका सेक्टर, आपने देखा मार्केट बहुत गिरावट हुई, 26,000 से निफ्टी 50 आज 23,500 पे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी 52,000 से 53,000 से आज यहां पे ट्रेड कर रही है। तो इट मींस कि मार्केट में एक गिरावट तो आपने देखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो पावर सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, पैनिकनेस नहीं आई है ना। डिफेंस सेक्टर में देखेंगे तो गिरावट तो आई है, तो लाजमी है कि गिरावट आएगी, लेकिन जिस तरह से उसमें पैनिकनेस क्रिएट होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। तो इस तरीके से अगर आपको यह समझ में आ गया कि जाहिर सी बात है, पहले मेरे क्वेश्चन को समझो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। सेक्टर का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली कैपेबल हो जाएं इस बात को ढूंढने में कि कितना भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, कोई एक सेक्टर तो अच्छा काम करेगा। जैसे कोविड आया, महामारी आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन क्या लोगों ने खाना बंद कर दिया? नहीं। क्या दवाइयां नहीं बिकी? गजब की बिकी ना। अगर उस समय हम फार्मा सेक्टर को पकड़े हैं तो कामयाब हो गए। तो इसका मतलब सेक्टर में हमेशा इस बात को समझिएगा कि अगर आप कैपेबल हो गए इस बात को रिसर्च करने में, ढूंढ पाने में, तो आप कभी भी गिरावट पर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको यह बात आज की क्लास में समझ में आ गई कि मार्केट में जब भी किसी प्रकार का कोई भूचाल होता है तो वह स्वाभाविक है, उसका असर सब पर पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर होता है जो वहां कामयाब हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, कोविड के टाइम पर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन सारे बंद हो गए, लेकिन क्या यूट्यूब ने किसी को यहां से निकाल करके बड़ा नहीं बना दिया? सेक्टर में देखो, ऑनलाइन सेक्टर बूम कर गया ना, बायजूस रातों रात बड़ा बन गया। तो इसका मतलब इसको कहते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस। तो आप जब सेक्टर वाइज इस बात को समझ जाएंगे, रिसर्च करना सीख जाएंगे कि कौन सा सेक्टर इंपैक्टेड हुआ है और इसके एवज में कौन सा सेक्टर बढ़ सकता है, तो आप अपना कैपिटल यहां से निकालेंगे और उस सेक्टर में लगा करके छोड़ेंगे जो सेक्टर वहां से मजबूती की ओर जा रहा होगा। तो इसको कहते हैं सेक्टर ईटीएफ।
उसी 50 कंपनीज में नहीं, आप कहीं पर भी किसी भी जगह, जैसे फिन निफ्टी क्या कर रही है, वो फिन के सेक्टर में काम कर रही है, तो आपको लगा मैं सेक्टर पे जाऊंगी तो आपने फिन सेक्टर में लगा दिया, आपको लगा मैं आईटी सेक्टर में जाऊंगी, मैं डिफेंस सेक्टर में जाऊंगी, तो सबका ईटीएफ अलग अलग होता है। तो आप डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ में जाना चाहती हैं तो डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ में, आप सोलर में जाना चाहती हैं सोलर में। अब क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सबके ईटीएफ अलग अलग डिजाइन किए गए हैं। ठीक, अभी आगे ढूंढना सिखा देंगे। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ में लगाना चाहती हूँ पैसा, तो कैसे जाऊं? अभी तो आप सेक्टर पढ़ रहे हो, आगे जब आपको ढूंढना सिखा देंगे तो आप वहां पर जाकर फाइंड कर लेंगे, फाइंड करने के बाद रिसर्च कर लेंगे, रिसर्च करने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। इज इट फाइन? अब क्लियर हो गया? चलिए, कमोडिटीज ईटीएफ। कमोडिटीज ईटीएफ का मतलब यह हुआ कि आप यहां पर धातुओं से संबंध में काम करते हैं ना। यहां पर आपको लगता है कि भैया हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, सिल्वर में इन्वेस्ट कर लें, ऑयल में इन्वेस्ट कर लें, तो आप किस में आते हैं? कमोडिटीज ईटीएफ में आते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपका पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और आप चाहते हैं कि देखो भाई हम पैसे में रत्ती भर भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हमारा रिस्क कम रहे, हमारा रिवॉर्ड कम रहे, और वो जो रिवॉर्ड है वो एफडी से, बैंक से, अदर के जगह कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा रहे। ये साइकोलॉजी आपने बना लिया। तो अब आप बताइए, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो और मान लो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई और आज 72,000 रुपए में अगर गोल्ड चल रहा है, बहुत प्राकृतिक आपदा आ गई, बड़ी दिक्कतें हो गई और वो किसी तरह 40,000 में हो गया, तो आपको डर का विषय है क्या? ये डर का विषय है गोल्ड के संदर्भ में? अरे आज ठीक है आपदा आई है, लेकिन किसको ऐसा लगता है कि मेरा जो सोना है यार बड़ी मुसीबत कर दिया, खरीद करके नुकसान में चले गए, 76,000 में खरीदे थे, अब 40,000 हो गया, अब क्या करें, बेच दें क्या? किसको ऐसा लगता है? आपको ये कॉन्फिडेंस है ना कि यह सोना है या गोल्ड है, आज नहीं तो अगले 10 साल में, 5 साल में यह 76 को पार करके 80 तक श्योर पहुंचेगा, 1 लाख तक श्योर पहुंचेगा। वो आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ जिसने आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं दिया, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी दिया कि आगे भविष्य में 10-15 साल बाद जब कोई तुम बड़ा काम करना चाहोगे तो जो चीज 35,000 की सोना थी, किसको ऐसा लगता है कि 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए में नहीं चलेगी? इसमें किसको ऐसी शंका है कि नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता गोल्ड जो है 1 लाख में पहुंच जाएगा? गलत सोच रहे हो, 1.5 लाख में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपको तुरंत एडवांटेज नहीं देगा। अब आप इसमें दिन भर लेकर नट बोल्ट बैठ गए, छेनी हथौड़ी कि अरे यार आज ही लगाए थे पैसा, कुछ दे रहा नहीं है, सर तो पढ़ाए थे, तो फिर मूर्खता पर दे दिए। भैया तुम सोना में इन्वेस्ट किए हो तो सोने को थोड़ा बढ़ने का समय दो, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में सोना आपको एक अच्छा देकर जाता है रिटर्न। तो अगर किसी को कमोडिटीज ईटीएफ में जाना है तो कहां इन्वेस्ट करता है भैया? वो करता है गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल में, ऐसी चीजों में, तो वो हो जाता है कमोडिटीज ईटीएफ। नेक्स्ट वन इज अ बॉन्ड ईटीएफ। कई जगह पे सिक्योरिटीज और बॉन्ड बेचे जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के बॉन्ड निकलते हैं, तो आप उस बॉन्ड को खरीद लेते हैं। जैसे देखो एलआईसी तो एक बॉन्ड देती है ना आपको, एलआईसी में आप जो फंड दे रहे हो और उसके एवज में वो आपको कुछ सर्विसेज का कमिटमेंट की है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक बॉन्ड है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर्स के बॉन्ड इश्यूज होते हैं, कॉर्पोरेट्स बॉन्ड इश्यूज होते हैं, तो आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हो, यह भी बहुत सेफेस्ट माना जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यह सेफेस्ट शब्द आ गया तो क्या यहां पर रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है क्या? यह कॉमन सेंस है ना, कि आपको यह चीज समझना है कि अगर वहां पर रिवॉर्ड कम है तो वहां ऑटोमेटिक रिस्क कम होगा। इज इट फाइन? नेक्स्ट लेवल पर है आपका थीमेटिक ईटीएफ्स। यहां पर आप गवर्नमेंट्स में, सोशल में, एनवायरमेंट में, ऐसी चीजों पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे प्लास्टिक फ्री इंडिया ना, तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसा प्रोजेक्ट होगा? जाहिर सी बात है उसमें गवर्नमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं, प्रदूषण से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी इस तरह के सेक्टर्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? आपके थीमेटिक ईटीएफ्स में आ जाएंगे। किसी कोई डाउट? तो अब तक हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया कि ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिक अंतर देखा कि किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ईटीएफ कि ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं, इंडेक्स ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ, कमोडिटीज ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ और
थीमेटिक ETF। जब आप पढ़ ले जाएंगे तो आप इंडेक्स ETF में, अगर आपको लगता है कि हम लगा दें पैसा और अपना काम करते रहें, ETF हमारा काम पैसिवली करता रहे, तो आप इंडेक्स ETF में चले जाएंगे, इसमें पैसा लगाएंगे तो ये जितने सेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व होंगे, 50 कंपनियों का बास्केट, उसमें सब में पैसा चला जाएगा। अगर आप सेक्टर में जाएंगे, पढ़ लिख ले गए, तो जाहिर सी बात है जो सेक्टर टॉप पर है वहां से उसको बेचेंगे, अगला सेक्टर जो जाने वाला है टॉप पर वहां उसकी खरीदारी कर लेंगे। तो आप इस तरीके से अपने मनी को मैनेज करेंगे और सर्कुलेट करते हुए वहां से एक अच्छा प्रॉफिट बना ले जाएंगे, अगर आपने इस तरीके की स्टडीज कर ली तो।